सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। आपके अपने चैनल के ऊपर आपका सभी का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। तो भारतीय न्याय संहिता में हमने जो पिछली क्लास जो देखी थी उससे आगे का जिक्र हम करेंगे। छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, छोटी छोटी बातें उनको आपके सामने रखी। तो आज हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा यानी कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 11 की। ठीक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 11 क्या बोलती है? इसमें बात की गई है सद्भावना की। सद्भावना की बात कही गई है धारा 2 की उपधारा 11 में। सद्भावना का मतलब क्या है भाई? सद्भावना का मतलब है कोई काम उचित सावधानी और ध्यान से किया गया हो। तो कोई काम है वो सावधानी से और ध्यान से किया गया हो, ये क्या है? सद्भावना है भाई। ठीक है, कोई भी काम है वो उचित सावधानी और ध्यान से किया जाता है, केयर और अटेंशन से किया जाता है, तो वो क्या है? सद्भावना। अगर बिना सोच समझ और लापरवाही से काम किया गया है तो उसे सद्भावना नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई काम है वो बिना सोचे समझे और लापरवाही से किया गया तो वो सद्भावना नहीं माना जाएगा। ठीक है, सद्भावना में एक तो सावधानी और एक ध्यान दोनों जरूरी है। ठीक है, सद्भावना के लिए क्या जरूरी है? तो सद्भावना के लिए एक तो उचित सावधानी और एक ध्यान। ध्यान से काम किया गया और सावधानी से किया गया हो, ये दोनों उचित है सद्भावना के लिए। ठीक है, बस यही दो चीजें हैं। यह जरूरी नहीं कि काम बिल्कुल सही ही निकले, लेकिन सावधानी और ध्यान होना चाहिए। यह जरूरी नहीं होता कि काम बिल्कुल सही ही निकले, ठीक है, लेकिन सावधानी और ध्यान होना जरूरी है। उसी को क्या बोलते हैं? सद्भावना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 11 में यह बात कही गई है। आइए आगे चलते हैं, केस के बारे में जिक्र करते हैं। उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बेरक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था? सद्भावना के लिए सिर्फ उचित देखभाल और ध्यान जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि सद्भावना के लिए उचित देखभाल और ध्यान जरूरी नहीं है, पूरी तरह गलती न होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बेरक के मामले में यह बात कही थी कि सद्भावना सिर्फ उचित देखभाल और ध्यान जरूरी नहीं है, पूरी तरह गलती न होना जरूरी नहीं है भाई सद्भावना। ठीक है, यह ईमानदारी से अलग दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ये ईमानदारी से अलग दर्शाता है। सद्भावना में दो उचित काम बताए, कौन कौन से? एक तो उचित सावधानी और एक ध्यान। ठीक है, यहां यही बात कही है कि उचित देखभाल और ध्यान जरूरी नहीं है, पूरी तरह गलती न होना जरूरी नहीं है भाई सद्भावना। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उड़ीसा राज्य बनाम बेरक मामले, भगवान बेरक। ठीक है, अब नीचे क्या बात कही है कि यह ईमानदारी से अलग अर्थ दर्शाता है, अर्थात सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 22 के तहत ईमानदारी को सद्भावना का एक आवश्यक तत्व बताया गया। यानी कि जो धारा 3 की उपधारा 22 है, इसमें क्या कहा गया कि ईमानदारी जो हो सद्भावना का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, जबकि इस धारा के तहत ईमानदारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया है? उचित सावधानी और ध्यान। अगर उचित सावधानी और ध्यान से कार्य किया जाता है,
कार्य कर दिया उचित सावधानी और ध्यान से भी, ठीक है, अगर फिर भी वो गलत हो गया, ठीक है, ये बात कही गई है, ठीक है, जरूरी नहीं कि काम बिल्कुल सही ही निकले, ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि काम सही ही निकले, लेकिन उसने सद्भावना से कर दिया, उचित सावधानी दिखाई और उचित ध्यान से काम किया, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस संदर्भ में बाबूजी बनाम मूलजी एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल ने एक व्यक्ति से कुछ सवाल पूछने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, यानी कि एक मामला था ये बाबूजी बनाम मूलजी। इसमें कांस्टेबल ने किसी व्यक्ति से सवाल पूछने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। वह व्यक्ति अपनी बगल में 3 बंडल लेकर चल रहा था। यह माना गया कि उन्होंने उचित सावधानी बरतते हुए सुचारू कार्रवाई की। पूछताछ करने पर यह बात साबित हो गई, ठीक है। तो किसी पुलिस कांस्टेबल ने क्या किया, एक व्यक्ति को पूछताछ यानी कि कुछ सवाल पूछे। सवाल क्यों पूछे? क्योंकि उसके पास कोई चीज थी और उसको देखकर उस पुलिस अधिकारी ने, उस कांस्टेबल ने उसको रोका और सवाल पूछे। तो यह माना गया कि ये पुलिस वाले ने तो क्या की है, अपनी सावधानी दिखाई है, ठीक है, सावधानी और देखभाल, सावधानी और ध्यान किया है कि इसके पास कुछ चीज है तो हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए, ठीक है। तो यह माना गया कि उन्होंने उचित सावधानी बरतते हुए सुचारू कार्रवाई की है। किसने? पुलिस कांस्टेबल ने, ठीक है। पूछताछ करने पर यह बात साबित हो गई। इसी तरह सुकारू कविराज के एक अन्य मामले में सुकारू कविराज नामक एक व्यक्ति ने एक साधारण चाकू से दूसरे व्यक्ति के आंतरिक बवासीर का ऑपरेशन कर दिया। यानी कि सुकारू एक जो कविराज थे, उस मामले में एक बात आई थी कि सुकारू कविराज ने एक साधारण चाकू से एक व्यक्ति के आंतरिक बवासीर का क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया और उन्हें काटकर निकाल दिया। लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु रक्त स्त्रावण के कारण हुई, ठीक है। यह माना गया कि सर्जरी उचित सावधानी और ध्यान से नहीं की गई थी, इसलिए यह सद्भावना से नहीं की गई थी, ठीक है। यानी कि कविराज जो थे, इन्होंने एक व्यक्ति की सर्जरी की, साधारण चाकू से सर्जरी की। किसकी सर्जरी की? बवासीर की। बवासीर कैसा था? आंतरिक। और उसको काट कर निकाल दिया, लेकिन व्यक्ति का खून नहीं रुक रहा था, जिसके कारण उस व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस केस में यह माना गया कि सर्जरी उचित सावधानी और ध्यान से नहीं की गई, ठीक है, क्योंकि साधारण चाकू से की गई थी, ठीक है। तो सर्जरी उचित सावधानी और ध्यान से नहीं की गई, इसलिए यह सद्भावना से नहीं की गई थी, ठीक है। आगे एक और बात करते हैं। इस पर आयात के एक अन्य मामले में विचार किया गया। इसमें आरोपी ने सुबह सुबह ग्रामीणों द्वारा भूतिया कहे जाने वाले स्थान पर एक बच्चे को नीचे झुके हुए देखा और उसे भूत समझकर इतनी बार उसे मारे कि उसकी मृत्यु हो गई। यह माना गया कि उसने उचित सावधानी और ध्यान नहीं रखा, इसलिए वह धारा 304 वर्तमान की जो बीएनएस में 105 बोलते हैं जिसको, के लिए दोषी है। यानी कि आयात के एक मामले में क्या हुआ कि एक सुबह सुबह ग्रामीणों द्वारा भूतिया कहे जाने वाले स्थान पर, यानी कि ग्रामीणों का मानना था कि ये जो स्थान है भूतिया स्थान है, ठीक है, भूतिया स्थान है। तो वहां पर क्या है, एक बच्चे को देखा गया, ठीक है। तो बच्चे को भूत समझकर इतने गुस्से मारे, लात मारी, उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बच्चे की, ठीक है। यह माना गया कि उचित सावधानी और ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है। यानी कि ग्रामीणों के बोलने के कारण वो ये जगह भूतिया थोड़ी हो गई, ठीक है। अब बच्चे को देखा तो वहां पे जाके पहले ध्यान से सावधानी से देखना था,
और ध्यान रखना था कि उसको चेक करता बच्चा है या क्या है, ठीक है। और सुबह सुबह की बात थी, ठीक है। बिना सोचे समझे, बिना सावधानी और ध्यान के बच्चे को लात गुस्से मारे, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वह धारा, ये भी सद्भावना में बात आई, और इसलिए वह धारा 304 इसमें आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा थी ये 304, अब जो है ये बीएनएस में आ गई है 105 में के तहत दोषी है, ठीक है। तो सद्भावना में एक तो क्या है, सावधानी और एक ध्यान, दोनों होना जरूरी है। आगे बात करते हैं, लापरवाही होगी तो क्या होगा। अगर लापरवाही हो जाती है किसी काम में तो क्या होगा। अगर काम लापरवाही से किया गया है तो मैंने सद्भावना में किया वाली दलील कोर्ट में नहीं चलेगी। अगर किसी ने कोई लापरवाही से काम किया है, ठीक है, ऐसे मान लो कोई बस ड्राइवर है, ठीक है, बस के अंदर सवारी बैठ गई है 150 और वो बस को भगा रहा है 150 की स्पीड में। अगर कोई घटना घट जाती है तो वो कोर्ट में यह दलील नहीं दे सकता कि मैंने सद्भावना में कार्य किया, ठीक है। तो लापरवाही होगी तो मैंने सद्भावना में किया वाली दलील कोर्ट में नहीं चलेगी भाई, सीधी बात है। आगे बात करते हैं, कर कानून वाला मामला, कर यानी कि टैक्स कानून वाला मामला, पटियाला आयकर आयुक्त, ठीक है। कोर्ट ने कहा, यानी कि एक मामला था, कर कानून वाला मामला पटियाला आयकर आयुक्त का मामला था। कोर्ट ने कहा टैक्स कानून में आपराधिक नीयत जरूरी नहीं होती, क्योंकि सरकार का मकसद जल्दी राजस्व इकट्ठा करना है, ठीक है। तो टैक्स जो है कानून में आपराधिक नियत नहीं है भाई, आपराधिक नियत जरूरी नहीं होती, क्योंकि सरकार का जो मकसद है, मकसद क्या है कि जल्दी राजस्व इकट्ठा करना है, ठीक है। आखिर में याद रखने वाली 3 बातें भाई, सद्भावना इस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, क्या काम सावधानी से किया गया है, क्या व्यक्ति ने ध्यान दिया था इस बात पे, काम पे, क्या लापरवाही नहीं थी। ये तीनों बातें होनी जरूरी है, सद ध्यान और सावधानी होनी जरूरी है। अगर लापरवाही की है तो मैंने सद्भावना में किया था, ये बात कोर्ट में दलील नहीं की जाएगी। आगे बात करते हैं, आगे बात है चोट, ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्थिति। वैसे तो ये स्थिति थी, लेकिन ये वैसे स्थिति या चोट, ठीक है। धारा 2 की उपधारा 14 में बात कही गई है चोट की या स्थिति की, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 14 में स्थिति या चोट की बात कही गई है। आइए देखते हैं चोट का मतलब क्या है, स्थिति का मतलब क्या है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, चोट कहते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, चोट कहते हैं, ठीक है भाई। अब नुकसान 4 तरह का होता है भाई, नुकसान कितने तरह का होता है, 4 तरह का। देखते हैं, एक तो है शरीर को नुकसान, यानी कि मारना, घायल करना। दूसरा है मन को नुकसान, यानी कि मानसिक पीड़ा होना। तीसरा है प्रतिष्ठा को, यानी कि बदनाम करना, इसको बोलते हैं मानहानि। चौथा संपत्ति को, यानी कि सामान तोड़ना या नुकसान करना। तो यह है नुकसान भाई, 4 तरह का हो सकता है नुकसान, शरीर का, मन का यानी कि मानसिक पीड़ा, प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत का यानी कि बदनाम करना, संपत्ति का, संपत्ति तोड़ना या नुकसान करना। यानी किसी भी तरह का गैर कानूनी नुकसान चोट है, ठीक है। तो किसी भी तरह का गैर कानूनी नुकसान क्या है, चोट है। आइए आगे बात,
अवैध और कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है। अवैध और कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य क्या है भाई? धारा 2 की उपधारा 15 में ये बात कही गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 15 में ये बात कही गई है कि अवैध और कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य, यानी कि अवैध क्या है और कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है भाई। ठीक है, उसके बारे में बात कही है। अवैध का मतलब क्या है भाई? पहले अवैध देखते हैं। अवैध का मतलब है जो भी काम कानून के खिलाफ हो, वो क्या है? अवैध। कानून के पक्ष में है तो वो हो गया वैध, और कानून के खिलाफ है तो वो हो गया अवैध। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें 3 चीजें आती हैं। किसमें? अवैध में। कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो कानून द्वारा माना गया है। ठीक है, तो कानून द्वारा क्या माना गया? जैसे मान लेते हैं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना क्या है? अवैध है। तो क्या मान लिया? जो कानून द्वारा माना गया। तो कानून द्वारा माना गया है, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना क्या है? अवैध है। जो अपराध हैं, अपराध कौन से? चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी, ये भी क्या है? अवैध हैं, क्योंकि कानून के खिलाफ है। आगे आगे क्या है? जिसे सिविल केस हो सकता हो, यानी कि जिससे सिविल केस हो सकता हो, वो भी क्या है? अवैध है। किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट को ही संविदा कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, संविदा कर ली, और वो तोड़ दी जाती है, उसकी वस्तु किसी दूसरे को बेच दी जाती है, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है, तो क्या है? जिससे क्या होगा? व्यक्ति टू व्यक्ति केस हो जाएगा, और इसको बोलते हैं सिविल केस। तो जिससे सिविल केस हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं इसमें। अवैध जो कानून द्वारा माना गया है, जो अपराध है, जिससे सिविल केस हो सके भाई। यानी अगर कोई काम अदालत में केस बन सकता है तो वह अवैध माना जाएगा भाई। कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, अगर अदालत में उसके खिलाफ केस बन सकता है तो क्या है? वो अवैध है भाई। आगे बात करते हैं। आगे है गैर कानूनी और अवैध भाई। ठीक है, दोनों का मतलब लगभग एक ही है भाई। ठीक है, जो कानून के खिलाफ है, अनुबंध तोड़ना भी अवैध है भाई। यही बात आ गई, संविदा या अनुबंध। अगर कोई व्यक्ति समझौता कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो यह भी क्या है? अवैध है। ठीक है, यह बात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 में भी आती है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में भी आती है। कौन सी बात? जहां अनुबंध के उल्लंघन पर हर्जाना मिलता है। ठीक है, तो कानूनी रूप से बाध्य का मतलब हमने देख लिया अवैध के बारे में। अब बात करते हैं कानूनी रूप से बाध्य। अगर कानून कहता है कि तुम्हें कोई काम करना ही है और तुम वह काम नहीं करते हो तो वह अवैध माना जाएगा। यह है पॉइंट, यानी कि कानूनी रूप से बाध्य। कानून ने ये कह दिया कि ये काम तो तूने करना ही है, और फिर भी आप वो काम नहीं करते हो तो क्या है? वो अवैध माना जाएगा वो काम। ठीक है, आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। टैक्स देना। ठीक है, आसान उदाहरण है टैक्स देना। टैक्स देना जरूरी है, ये बात कौन कहता है? कानून कहता है। लेकिन नहीं देते तो क्या है? अवैध है। कोर्ट का आदेश मानना। ठीक है, कोर्ट का आदेश मानना कानून कहता है, बाध्य है भाई कोर्ट का आदेश मानना, और हम कोर्ट का आदेश मानते नहीं है, तो ये क्या है? अवैध है। ठीक है, यानी कि कानून रूप से बाध्य। कानून जो कहता है कि कोई भी काम करना ही है और तुम वह काम नहीं करते हो तो क्या है? वो अवैध माना जाता है। कानून ने बोल दिया कि लाइसेंस, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप लाइसेंस बनवाते नहीं है तो वो क्या है? अवैध है। ठीक है,
यानी जिसे करना कानूनी जरूरी है, ठीक है, यानी जिसे करना कानूनी जरूरी है उसे कानूनी रूप से बाध्य करते हैं। यानी कि जिसे करना कानूनी जरूरी है उसे कानूनी रूप से बाध्य करते हैं। ये आगे बात करते हैं। इससे आगे बात है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 16। इसमें परिभाषा दी गई है न्यायाधीश कौन, ठीक है। अब न्यायाधीश की बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 16 में बात कही गई है किसकी? न्यायाधीश की। न्यायाधीश कौन होता है? ठीक है, जो न्यायाधीश होता है, ऐसे बहुत से शब्द सुनेंगे, न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, तो होता कौन है न्यायाधीश? उसकी परिभाषा क्या है? न्यायाधीश वह व्यक्ति है जिसे सरकार या कानून द्वारा आधिकारिक रूप से जज बनाया गया हो, ठीक है। एक तो इसकी परिभाषा ये हो गई। और भी आसान शब्दों में आगे चलते हैं। यानी कि न्यायाधीश वह व्यक्ति होता है जिसे सरकार या कानून द्वारा आधिकारिक रूप से जज बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। तो लेकिन सिर्फ कोर्ट का जज ही नहीं है भाई, ठीक है। इसमें केवल कोर्ट का जज ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें और कौन कौन शामिल है। धारा के अनुसार न्यायाधीश में ये भी आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? धारा 2 की उपधारा 16 में जो अंतिम फैसला देश के यहां से कहानी शुरू होती है। ऐसा व्यक्ति जिसे कानून ने अधिकार दिया गया है कि वह दीवानी केस में या आपराधिक केस में अंतिम निर्णय देश के, ठीक है, तो वो क्या है? न्यायाधीश है। बात नंबर 2 देखते हैं। जिसका फैसला अपील न होने पर अंतिम हो जाए। पॉइंट है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं ज्यादा। क्या बोल दिया? जिसका फैसला अपील न होने पर, यानी कि अगर आगे अपील नहीं की है, जैसे ऐसे मान लो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसकी अपील अगर हाई कोर्ट में नहीं की है तो फैसला क्या होगा? अंतिम होगा, ठीक है। तो जिसका फैसला अपील न होने पर अंतिम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय देता है और उसके खिलाफ अपील नहीं की जाती तो उसका फैसला अंतिम माना जाएगा, वह भी न्यायाधीश की परिभाषा में आएगा, ठीक है। 3 परिभाषा बता देते हैं आपको। जिसे सरकार या कानून द्वारा आधिकारिक रूप से जज बनाया गया हो, लेकिन सिर्फ कोर्ट का जज नहीं होगा, वो क्या है? न्यायाधीश है। इसमें कौन कौन शामिल है? जो अंतिम फैसला दे सकता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे कानून ने अधिकार दिया हो कि दीवानी केस में या आपराधिक केस में अंतिम निर्णय दे सके। 2 हो गई। बात नंबर 3 करते हैं। जिसका फैसला अपील न होने पर अंतिम हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय देता है और उसके खिलाफ अपील न की जाती तो उसका फैसला अंतिम माना जाएगा, वह भी न्यायाधीश की परिभाषा में आएगा। न्यायाधीश की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 16 में ये बात कही गई है। आगे बात करते हैं। जिसका फैसला किसी और अधिकारी की पुष्टि के बाद अंतिम हो जाए। अगर कोई व्यक्ति निर्णय देता है और वह उच्च अधिकारी की मंजूरी के बाद अंतिम हो जाता है तो वह भी न्यायाधीश माना जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी ने क्या किया? फैसला दे दिया। अगर कोई व्यक्ति निर्णय देता है और वह उच्च अधिकारी, यानी कि उससे उच्च अधिकारी की मंजूरी के बाद अंतिम हो जाता है भाई, तो वह भी न्यायाधीश माना जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 4 पे। कोई निकाय यानी कि बोर्ड अथॉरिटी भी हो सकता है। क्या? न्यायाधीश। जरूरी नहीं कि सिर्फ व्यक्ति ही हो। अगर कोई बोर्ड
ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण को कानून ने अंतिम निर्णय देने की शक्ति दी है तो वह भी न्यायाधीश की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है भाई, तो बोर्ड भी हो सकता है, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है जिसे कानून ने अंतिम निर्णय देने की क्या दी है, शक्ति दे रखी है। आसान शब्दों में पूरा मतलब देखते हैं। जिस कानून ने फैसला देने की शक्ति दी है, जिसका निर्णय अंतिम होता है, या जो कानून रूप से निर्णय देने के लिए अधिकृत है, वह न्यायाधीश है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मान देखते हैं भाई, छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लो कोई अधिकारी सरकारी विभाग में केस सुनता है, कोई अधिकारी सरकारी विभाग में केस सुनता है और उसका फैसला अंतिम माना जाता है, तो वह भी इस धारा के तहत, कौन सी धारा, धारा 2 की उपधारा 16 BNS, तो वह भी इस धारा के तहत न्यायाधीश माना जाएगा, चाहे वह प्रारंभिक कोर्ट का जज न हो। ठीक है, चाहे वह प्रारंभिक कोर्ट का जज हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात आ गई हमारे पास धारा 2 की उपधारा 18। ठीक है, BNS, स्थायी कानून। स्थायी कानून क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 18 में ये बात कही गई है। सॉरी, मैंने पहले 28 बोल दिया। तो स्थायी कानून की परिभाषा कहाँ पे है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 18 में बात कही गई। स्थायी कानून क्या होता है? स्थायी कानून का मतलब है कोई विशेष क्षेत्र पे, कोई क्षेत्र पे लागू हो जाए, कोई जगह पे लागू हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं स्थानीय कानून। ठीक है, तो ये स्थायी कानून नहीं, ये स्थानीय कानून, सॉरी इसके लिए, यह स्थानीय कानून यानी कि स्थानीय यानी कि कोई विशेष क्षेत्र हो, उसके बारे में देखते हैं। स्थानीय कानून क्या? स्थानीय कानून वह कानून होता है जो पूरे भारत में नहीं बल्कि किसी खास क्षेत्र या जगह पर लागू होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय कानून बोलते हैं। भारत न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 18 में ये बात कही गई है। ठीक, आगे जिक्र करते हैं, वो उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी बंदरगाह से संबंधित कानून, यानी कि कोई बंदरगाह उससे संबंधित कानून है, वो क्या है? स्थानीय कानून है। स्थानीय कानून और विशेष कानून में फर्क क्या होता है? स्थानीय कानून और विशेष कानून किसी खास जगह क्षेत्र पर लागू होती है, स्थानीय कानून जगह आधारित होती है भाई स्थानीय कानून। विशेष कानून क्या होता है? किसी खास विषय मामले पर लागू होती है, विषय आधारित होती है। तो विशेष कानून किसी खास विषय पर, किसी मामले पर, विशेष मामले पर या विषय आधारित होती है, लेकिन स्थानीय कानून किसी जगह, किसी क्षेत्र पर, जगह पर आधारित होती है। ठीक है, ये स्थानीय कानून और विशेष कानून में अंतर है। आसान शब्दों में, यानी कि जगह से जुड़ा कानून स्थानीय कानून, किसी खास विषय से जुड़ा हुआ कानून विशेष कानून। आगे बात करते हैं। आगे बात आ गई हमारे पास धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 21। ठीक है, इसको बोलते हैं चल संपत्ति। क्या होती है? एक संपत्ति होती है अचल, जो इधर उधर नहीं जा सकती। ठीक है, एक होती है चल, जिसको हम लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 21 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई। चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति वह है जिसे इधर उधर ले जाया जा सके। ठीक है भाई, लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? तो चल संपत्ति में क्या शामिल नहीं? चल संपत्ति वो जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकते, इधर उधर ले जाया जा सके। ठीक है, BNS की धारा 2 की उपधारा 21 में बात कही गई है। ठीक है, और इसमें क्या शामिल नहीं है? चल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं? एक तो भूमि जमीन,
भूमि, जमीन शामिल नहीं है। जमीन से जुड़ी हुई किसी चीज जैसे पेड़, मकान, ये क्या है? अचल संपत्ति है, चल संपत्ति नहीं है, तो इसमें ये शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण बात करते हैं, जब तक कोई चीज जमीन से जुड़ी है वह चल संपत्ति नहीं है, वह अचल संपत्ति है। जैसे ही वो जमीन से पाड़ दी जाती है, उखाड़ दी जाती है, वो संपत्ति कैसी हो गई? चल संपत्ति हो गई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पेड़ जमीन से जुड़ा है, चल संपत्ति नहीं है। पेड़ काट दिया जाता है, अब वह क्या हो गई? चल संपत्ति हो गई। पत्थर जमीन में है, चल संपत्ति नहीं है। पत्थर निकाल लिया, अब कैसी संपत्ति हो गई? वो चल संपत्ति हो गई। अलग होते ही वह चोरी का विषय बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो जमीन से अलग हुई, वो कैसी संपत्ति हो गई? वो चल संपत्ति हो गई, और अलग होती ही वह चोरी का विषय बन जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात, इस धारा में चल संपत्ति का मतलब केवल मूर्त, छूने योग्य चीजें हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की धारा 21 में इस धारा में चल संपत्ति का मतलब क्या है? केवल मूर्त, यानी कि छूने योग्य चीजें, जैसे मोबाइल, गाड़ी, पैसा आदि, ये सभी क्या है? चल संपत्ति। आगे बात करते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक शपथ, ओथ भी बोलते हैं इसको। शपथ के बारे में बात करते हैं, शपथ क्या होती है? ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 23 में शपथ के बारे में बात कही गई है। शपथ क्या है? जब कोई व्यक्ति कोर्ट या किसी सरकारी अधिकारी के सामने सच बोलने की कसम खाता है, उसे शपथ कहते हैं। यानी कि कोर्ट में या सरकारी अधिकारी के सामने बोलते हैं, बोलो, शपथ लो तुम कि जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, तो वो क्या है? शपथ है। और शपथ की बात कहाँ पे कही गई है? शपथ की बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 23 में बात कही गई है। शपथ में क्या क्या शामिल है? शपथ में एक तो कसम खाना शामिल है, गंभीर प्रतिज्ञा शामिल है, कानूनी घोषणा, ये शपथ में तीनों शामिल है। किसी की कसम खाना, कसम खाओ भाई इसकी, तो ये शपथ में शामिल है। शपथ की परिभाषा कहाँ पे? धारा 2 की उपधारा 23 में भारतीय न्याय संहिता। और गंभीर प्रतिज्ञा करना, वो भी किसमें है? शपथ में है। कानूनी घोषणा, वो भी किसमें है? शपथ में आती है। अगर कानून कहता है कि किसी अधिकारी या कोर्ट के सामने बयान देना है, तो वह शपथ के अंतर्गत आता है। तो बयान देना भी किसमें आएगा? शपथ के अंतर्गत आता है। अगर कोई शपथ नहीं लेना चाहता, कुछ लोग धार्मिक कारणों से कसम नहीं खाते, तो वे प्रतिज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञान दे सकते हैं भैया। यह बात भारतीय शपथ अधिनियम 1973 की धारा 6 में लिखी है। ठीक है, मतलब कसम न लेकर भी सच्चाई की घोषणा की जा सकती है। तो कोई कसम नहीं खाता, तो वो क्या कर सकता है? प्रतिज्ञान ले सकता है। ठीक है, यानी कि कसम न खाकर भी सच्चाई की घोषणा की जा सकती है। भाई भारतीय